हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। आज मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी सिंदूर तिल के त्योहार, जो कि नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। तो ये जो कविता है सिंदूर तिल के त्योहार, ये जो कवि है वह एक सेनानी है और वह बॉर्डर पे गया हुआ है लड़ने के लिए। तो वो अपनी पत्नी को वहाँ पर याद करता है और अपनी याद में वह अपनी पत्नी को कुछ ऐसे करता है कि उसका जो सिंदूर से सजा हुआ जो उसका मस्तक है वो उसे याद दिलाता है उसके आसपास की चीज़ों को, अपनी पत्नी से उसके स्नेह को याद दिलाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम भाव आदि जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था उन सभी को दर्शाता है। तो अब हम ये जरा कविता पढ़ते हैं। ये कविता जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो आप प्लीज़ इसे थोड़ा अंदर से गहराई से घुसने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये जो कविता का आपको सार है, इसका जो अंदर का अर्थ है वो आपको समझ में आए। ओके, तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है टाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भार। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ अहुसी अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं साधारण सचेत जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है दुख, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, याद आते स्वजन, जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमयी आँख। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तल मखान, याद आते शया श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणु वन वे नीलिमा के निलय, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनके उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंदमूल अनेक विध मधु मास, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं 10 मास। आगे यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठोगी हूँ कि मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख। संध्या नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भार। तो आपको ये कविता मेरे को जहाँ तक लगता है समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस कविता में जो है हम 3 हिस्सों में इस कविता को हम देख सकते हैं। पहला जो खंड है उसमें हम ये देखते हैं कि जो कवि है वो अपने आप को निर्जन परिस्थितियों में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। वो अपने आप को असहाय यहाँ पे ये जो लाइनें हैं इसमें आप देखेंगे कि जो कवि है वो अपने आप को एकदम असहाय, अपने परिवार से दूर, और वो ना तो खुश है ना दुखी है ना हर्ष है ना उसमें विषाद है ना क्रोध ना चिंता, कुछ नहीं। वो अपने आप में एकदम अकेला से पड़ा हुआ है। और फिर जो दूसरा खंड आता है हम उसमें देखते हैं कि वो अपनी पत्नी को याद कर रहा है, जहाँ पे उसके
प्रियजन है, प्रियजन में उसकी प्रकृति है, कुछ फल फूल है, साग सब्जियां हैं और उसके गांव की उसकी सुंदर स्मृतियां हैं। और ये जो हम तीसरा खंड देखते हैं यहाँ पर, इसमें और इसमें जब हम देखते हैं तो वो इन सब का जो है ऋण चुकाना चाहता है, लेकिन ऋण चुकाने के लिए वह अपने घर के पास, अपने उस समाज के पास, अपने उस गांव के पास नहीं है। और तभी वो अपनी पत्नी को भी याद करता है कि मैं जब अगर मर भी जाऊंगा तब भी तुम मेरे से बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने तो रहूंगा लेकिन मूक रहूंगा, किसमें, तस्वीर में। तो कवि जो है इस पूरी कविता में अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। अब हम इसकी लाइन पंक्तियाँ देख लेते हैं, फिर इसकी हम व्याख्या देखेंगे। ओके, तो ये जो कविता है ये पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप ध्यान देके इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगी। मेरे को भी नहीं आई थी पहली बार पढ़ने पे, लेकिन जब इसे अच्छे से पढ़ा, इसकी व्याख्या देखी तो मेरे को भी आगे समझ। मैं आशा करती हूँ आपको भी समझ में आ जाएगी। हम पढ़ते हैं। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, यानी कि घोर यानी कि बहुत बड़ा, निर्जन यानी कि ऐसा जहाँ पे कुछ समझ में ना आए, जैसे निर्जन वन होता है, वहाँ पे कोई भी जन नहीं होता, बस आसपास में पेड़ होते हैं और वहीं पे उसमें भटकते रह जाते हैं। तो ऐसा एक वन है जिसमें जो है कवि यानी कि हमारा इसका जो सेनानी है, जो बॉर्डर पे लड़ने गया है, वो जो है ऐसी परिस्थितियों में पड़ गया है बेचारा। उसे याद आता है अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल, यानी कि सिंदूर से सजा हुआ अपनी पत्नी का मस्तक। फिर वह पूछता है, आखिर कौन है वे व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज। आखिर भला वह कौन व्यक्ति है जो अकेले रहना चाहता होगा, जिसे दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं होगा, समाज में रहना, क्योंकि समाज में रहता है इंसान तो अपने समाज का कल्याण करता है। हमने पहले यह दीप अकेला कविताएं पढ़ी थी कि जो अकेला दीप है वो अकेला रह के अपने लिए कुछ नहीं करता, वो अपने समाज के लिए करता है। तो यहाँ पे वही है कि वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज। आखिर अभी का टाइम पे हम ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखते जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, जो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिता दे। उसे भी अपना पूरा जीवन काटने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ती है, उस समाज की जरूरत पड़ती है। फिर लाइन, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज, यानी कि दूसरे व्यक्तियों से काम पड़ना, यानी कि वो औरों से सहयोग मांगे और खुद भी औरों को सहयोग दे। ऐसी उसके अंदर भावना है कि आखिर वह कौन है जिसे दूसरों से काम नहीं पड़ता, वो समाज में नहीं रहना चाहेगा। चाहिए किसको नहीं सहयोग, यानी कि औरों का सहयोग नहीं चाहिए। आखिर भला ऐसा कौन व्यक्ति है इस पूरे समाज में। चाहिए किसको नहीं सहवास, सहवास यानी कि एक जगह पे वो रुके, औरों के साथ रुके, अपने साथी दोस्तों के साथ वहाँ पे रुके, थोड़ा खेले कूदे खाए और फिर वहाँ पे कुछ समय अपना जीवन व्यतीत करे और वो खुशी के क्षण इकट्ठा करे। सहवास कुछ ऐसा ही हम अर्थ निकालते हैं। तो कवि ने यहाँ पे अपनी सिचुएशन को इंगित किया है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़कर यहाँ बॉर्डर पे आ गया। इसका कारण ये नहीं है कि मेरे को समाज नहीं चाहिए, औरों से मेरे को काम नहीं है, ना ही मेरे को औरों का सहयोग की जरूरत है, ना ही मेरे को किसी के साथ सहवास करना है। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मैं इन सभी परिस्थितियों में फंस गया हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा काम आ पड़ा है। मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, क्योंकि बॉर्डर पे एक सैनिक जाता है, वो अपनी कुछ मजबूरी के ही कारण जाता है, क्योंकि उसे अपने देश की रक्षा करनी होती है। तो वो यहाँ पे वही कह रहा है, अपनी परिस्थिति, अपनी जो मन की व्यथा है उसे प्रकट करते हुए उसने यहाँ पे ये सब कहा है। फिर आगे कहते हैं, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास, यानी कि उसका ये जो जीवन है यह शून्य बन के रह जाए। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसा चाहेगा कि उसका जीवन जो है शून्य बन के रह जाए, वो अपने जीवन में कुछ काम न कर सके, कुछ हासिल न कर सके। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वे कभी कुछ ना विरोध, करेगा वे कुछ अहुसी अनुरोध। तो यहाँ पे कवि ने अपने भाग्य को एक तरह से उल्हाना दिया है कि जो उसका भाग्य है वो कवि को पाषाण समझ रहा है। एक ऐसा पाषाण जिसे कहीं पे भी उठा के फेंक दो तो वो कुछ नहीं, आहट, कोई शोर, कोई चीख, कोई विरोध करेगा ही नहीं। ऐसा कवि कह रहे हैं कि मैं जो हूँ भाग्य के
हाँ तो मजबूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ पाषाण बन गया हूँ, मेरा भाग्य मेरे को जहाँ लेके चला जाएगा मैं चलूँगा और मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, मैं लड़ने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कवि के कहने का ये अर्थ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो हूँ पाषाण नहीं हूँ, जिसको जो मेरा भाग्य है वो कहीं भी डाल दे, वह कभी कुछ ना करेगा विरोध। यानी कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ कभी विरोध नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं विरोध करूँगा। करेगा वे कुछ अहुसी अनुरोध, वह जो है एक छोटा सा अनुरोध करेगा अपने जीवन में वापस लौटने की, अपने उस असीम प्यार के स्नेह भरे उन क्षणों को वापस पाने की। वेदना ही नहीं उसके पास फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। तो यहाँ पे पत्थर के लिए कहा गया है कि वेदना यानी कि मन के जो भाव होते हैं, जिसके पास वो भाव ही नहीं, वो भला वो जीवित इंसान हो ही कैसे सकता है, वो तो निश्वास है। यहाँ पे कवि ने बहुत ही गहरे वाले एग्जाम्पल लिए हुए। तो यहाँ पे कवि ने कहा है जिसके पास वेदना ही नहीं है वह निश्वास फिर भला कहाँ से उठेगा। यानी कि वह उसने पाषाण को सिंबल करके कहा है कि जो पाषाण है वह ऐसा होता है कि पाषाण के अंदर वेदना नहीं होती, श्वास नहीं होती, तो भला वो उठेगा कैसे। लेकिन मैं पाषाण नहीं हूँ, मैं एक जीवित प्राणी हूँ जो अपने भावनाओं के लिए, अपने आप के लिए, अपने भाग्य से लड़ूंगा। मैं ना साधारण सचेत जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना साधारण हूँ, सचेत जंतु, ना तो मैं साधारण हूँ ना ही सचेत जंतु हूँ। यहाँ हाँ ना और किंतु परंतु के मध्य में जो हूँ मैं फंसा हुआ हूँ। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण। तो कवि ने यहाँ पे क्या कहने का प्रयत्न किया है कि जो उसकी पत्नी है, जो उसकी प्रियतमा है, वो उसे याद कर रहा है और उसे बताना चाह रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ पर हाँ ना के मध्य किंतु परंतु हर्ष विषाद चिंता क्रोध सुख दुख के मध्य में जो हूँ मैं फंसा हुआ हूँ, और तभी मेरे को अपनी पत्नी याद आती है। यानी कि वो इन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, यानी कि आशा करते हो आपको समझ में आ रहा हो। वो जो इन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, अपने आप को एकदम अकेला असहाय महसूस कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को असहाय अकेला महसूस करते हुए भी अपनी स्मृति में अपनी पत्नी को याद कर रहा है, पत्नी जो उसके अकेलेपन सूनेपन को खंडित कर रही है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि लेकिन तभी उसी कारण से तुम मेरे को याद आती हो प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, यानी कि मैं जो हूँ पाषाण नहीं आता, पाषाण नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं याद आते स्वजन, यानी कि प्रियजन, जिनके स्नेह की भीगी अमृतमयी आँख, जिनके स्नेह से उनकी जो आँखें थी वो भरी हुई थी। स्मृति विहंगम की कभी थकने ना देगी पाँख, यानी कि स्मृति यानी कि यादें एक पंछी है जिसका नाम होगा विहंगम, जो कभी थकेगा नहीं। क्योंकि उसकी जो जान है, उसकी जो ताकत है वो क्या है, स्मृति है, तो उसके पंख जो है कभी थकेंगे नहीं। याद आता मुझे अपना वे तरुणी ग्राम, उन्हें अपना गांव याद आ रहा है, लीचियाँ याद आ रही है, आम याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, यानी कि मिथिला की जो भूभाग है, ज़मीन है जहाँ पे उसने खेला कूदा खाया, वहाँ की ज़मीन खेती को देखा घूमा फिरा, उसे वह सब मिथिला का याद आ रहा है। याद आते ध्यान खेतों के धान, याद आते कमल के फूल, कुमुदनी ताल मखाना, तालाब होगा कुछ। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, यानी कि जनपद, उसके शहर, यानी कि कवि के शहर में जनपद होंगे जिसके बारे में कवि याद कर रहा है। रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, यानी कि जो जनपद थे उनके रूप गुणों के अनुसार, जैसे कोई सुंदर है तो उसका बहुत ही सुंदर सा आकर्षित सा नाम, प्रकृति से संबंधित ऐसा कुछ नाम रखा होगा। याद आते वेणु वन वे नीलिमा के निलय, जो नीलिमा पर्वत है उसके जो निलय यानी कि सुंदर सुंदर जो वन होंगे उसको जो है वह याद कर रहा है कवि। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक। तो फिर अब जो है कवि जो है वह धन्यवाद कह रहा है किनको, अपने प्रियजनों को, अपनी जितने भी उन सभी चीज़ों को जिससे वो संबंध रखता है उन सब के प्रति वो अपना आभार व्यक्त कर रहा है।
मृदुलतम अंक यानी कि बहुत ही ज़्यादा मृदुल, बहुत ही कोमल अंक यानी कि हो गई गोद या फिर अपनी आगोश में भर लेना, ऐसा कहेंगे। जिनके मृदुलतम अंक थे मेरे लिए प्रियंक, यानी कि कवि को जिन सब चीज़ों ने पाल पोस के बड़ा किया उन सब के बारे में कवि उन्हें धन्यवाद करे। धन्य वे जिनके उपज के भाग, उपज यानी कि खेती, खेती करके कवि ने जो खाया पिया, अपने माता पिता के, अपने समाज के, उन लोगों के, उन जमीन के, खेती के, उन सबका वो आभार व्यक्त करे। अन्न पानी और भाजी साग, अन्न पानी और भाजी साग समझ में आ ही गया होगा कि वह खाना पानी और हर एक चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें। फूल फल और कंद मूल उनके विध मधुमास, फिर जो उन्होंने फल फूल खाए, कंद मूल खाए, मधु जो शहद मांस खाया, उन सब के ऊपर भी वह आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनका जो विपुल ऋण है, विपुल यानी कि बहुत ढेर सारा जो ऋण है, वह जो कवि है वह साध यानी कि उतार नहीं सकता है 10 मास, यानी कि 10 मास और यानी कि बहुत ही लंबा समय तक उनके कवि के ऊपर ऐसा ऋण है कि वो उसे चुकाने में असमर्थ है। आगे यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं उनसे बहुत ही दूर हूँ। हृदय से पार आ रही आवाज़, यानी कि मेरे दिल में है और आज वो मेरे दिल से आवाज़ जो है बाहर आ पड़ी है और मैं उनको हर दिन हर वक्त हर क्षण याद करता रहता हूँ, ऐसी मेरी परिस्थिति है। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय। फिर वो कह रहे हैं कि वे जो समाज था मेरा वो धन्य, वहाँ के रहने वाले जन जो है वो धन्य है और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि आज मैं भले ही उनसे दूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ। अपने अकेलेपन के कारण मैं किसी कैद में, एकदम सूनेपन जंगल में फंसा हुआ नहीं हूँ। यहाँ पे भी एक समाज है, एक समुदाय है और मैं जो हूँ असहाय नहीं हूँ। उनका कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, उनकी रक्षा करके। कहीं ना यहाँ पे कहने का प्रयत्न किया। आगे बढ़ते हैं। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे है। अब जो कवि है उसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वह अपने घर से दूर किसी प्रदेश में आया है और प्रदेश में आके बसे हुए प्राणी को हम प्रवासी ही कहते हैं। और जब वो जीवन भर अपनी जगह से दूर, जहाँ पे उसने अपना पूरा जीवन बिताया, अब वो अपने आधी एज के बाद कहीं दूसरी जगह चला गया है, तो वहाँ पर प्रवासी ही कहलाएगा। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उसे प्रवासी ही कहेंगे, अपना नहीं मानेंगे। वो तो यही मानेंगे कि दूसरे देश से आया, दूसरी संस्कृति से आया है, ये हमारे देश का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है, रहने वाला नहीं है। तो फिर भी अगर उसके प्रति अगर उनके मन में थोड़ा सा प्रेम भाव होगा तो 2-3 फूल डाल देंगे और थोड़ा सा आभार व्यक्त कर देंगे और चले जाएंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, यानी कि ये समय है वो बिना बाधा के अपनी चाल चलता जाएगा, यानी कि समय जो है कभी रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। सुनोगी तुम तो उठोगी हो, यानी कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी चिता पे फूल डाल जाएंगे और ये जो समय है वो चलता जाएगा, वो मेरे को रोकेगा नहीं। चाहे मर रहा होऊंगा तो वो रुकेगा नहीं। मेरी पत्नी यानी कि तुम जो हो, जब ये बात सुनोगी यानी कि मेरी मृत्यु की, तो तुम भी हुक उठोगी, यानी कि अपने अपने मन के अंदर की उस वेदना को, उस दर्द को रोक नहीं पाओगी। मैं रहूँगा सामने, यानी कि जो कवि है वह अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी के सामने ही रहेगा, लेकिन तस्वीर में रहेगा और मूक रहे, कुछ बोल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कवि ने एग्जाम्पल दिया है, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, यानी कि संध्या के नभ में जब पश्चिम में जब अंत होगा तो उसी के समान जो एक लालिमा है, वो किसकी लालिमा, सूर्य की जो हल्की सी एकदम अंत होते हुए सूरज की जो हल्की सी आसमान में रोशनी होती है, वही यहाँ पे कवि ने अपने जीवन का कहा है कि मैं भी कुछ कुछ वैसा ही रहूँगा उस समय, कि संध्या का समय होगा, यानी कि मेरे जीवन की संध्या बेला, जहाँ पे मैं जो हूँ एकदम तुमसे दूर हूँ और अब अपनी मृत्यु के निकट हूँ, लेकिन तब भी तुम जो हो मेरे पास नहीं रहोगी, मेरे समीप नहीं रहोगी, मेरी यादों में ही बस बसी रहोगी। तो वही जो संध्या का जो नभ है पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, तो उसका जो आख्यान किया है कवि ने बहुत ही करुणा से किया है। वो कहते हैं, सुना करता हूँ सम्मुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भार।
अब कवि जो है उस समय को बार बार याद करता है कि जब ऐसा समय आएगा मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूँगा, कहीं दूर मर रहा होऊंगा, और तुम जो हो तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि आखिर भला कब मैं छोड़ के चला गया। और जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो हूँ मर गया हूँ, तो तुम जो हो कि मेरी तस्वीर के सामने होगी, मैं तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तब भी हम दोनों बात नहीं कर पाएंगे, हम दोनों मूक रहेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए जो कवि है उसे याद आता है अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भार। ओके, आशा करते हैं आपको ये कविता पसंद आई होगी। इसको अंदर से डीपली समझ लीजिएगा। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, बहुत लंबी कविता हो गई। सिंदूर तिलकित भार नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। कवि अपने घर परिवार से दूर पड़ा हुआ अपनी पत्नी का तिलकित भार याद करता है और उसी के साथ जुड़ी हुई अपने गांव की प्रकृति और वहां का समूचा जनजीवन उसकी आंखों के आगे तैरने लगता है। फिर इन सब के बीच उसे अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भार याद आता है। इस तरह पत्नी कवि को उस समूची प्रकृति और भूभाग से जोड़ने वाली सत्ता बनती है तथा प्रकृति और भूभाग का जीवन पत्नी के प्रति उसके लगाव को दृढ़ करने वाला माध्यम बनता है। यहाँ दो तरफा क्रिया नागार्जुन के प्रेम व्यापार को अधिक ऊंचे और स्वस्थ स्तर पर व्यक्त करती है। कवि अपने को घोर निर्जन परिस्थितियों में पड़ा हुआ अनुभव करता है। उसके आसपास लोग वोग ना हो ऐसी बात नहीं है। वह व्यक्तियों का समुदाय है, लेकिन उन सब के साथ नागार्जुन का कोई भावात्मक और सामाजिक संबंध नहीं बन पाता। लोग उसे प्रवासी मानते, अर्थात बाहर से आकर बसा हुआ ऐसा व्यक्ति मानते। तालमेल का यह अभाव विभिन्न राष्ट्रों की अपनी सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विशिष्टताओं की सूचना देता है। संभवतः अकेले की तीव्र भाव से व्यथित कवि अपनी पत्नी के सिंदूर लगे मस्तक को याद करता है और पत्नी की स्मृति उसके अकेलेपन के अनुभव को तोड़ती है, उसे ढाढ़स देती है। पत्नी की स्मृति के साथ जुड़ी हुई है तरौनी गांव की, वहां के लोगों की और वहां के वस्तुओं की स्मृतियां भी। उसे लगता है कि वहां के किसानों ने अपनी मेहनत से उपजाई हुई चीज़ों मसलन अन्न पानी भाजी साग फल फूल कंद मूल आदि ने मुझे पाला पोसा है। उनका मुझ पर अपार ऋण है, मैं उनका ऋण चुका नहीं सकता और विडंबना यह है कि आज मैं उनसे दूर आ पड़ा हूँ। यहाँ सब चीज़ों के रहते हुए भी कवि आत्मीयता और अपनापन नहीं अनुभव करता है। वह कहता है कि यहाँ भी कोई काम रुकता नहीं है। मैं असहाय नहीं हूँ और अगर मर भी जाऊँ तो लोग चिता पर 2 फूल जरूर डाल देंगे, लेकिन यहाँ प्रवासी ही माना जाऊँगा। यहाँ रहकर भी यहाँ का नहीं बन पाऊँगा। स्मृति में ही वहाँ पत्नी से कहते हैं कि तुम जब मेरी मृत्यु की सूचना मिलेगी तो तुम्हारे हृदय में वेदना की टीस उठेगी। तुम तस्वीर में मुझे देखोगी और मुझे कुछ नहीं बोलोगी। अपनी इस भावना को सूर्यास्त के बिंब के माध्यम से भी मार्मिक बनाते हुए नागार्जुन कहते हैं कि शाम के आकाश के पश्चिम छोर के समान जब लालिमा की करुण गाथा सुनता हूँ, उस समय तुम्हारे सिंदूर लगे मस्तक की ओर भी तीव्रता से याद आती है। कविता ये जो है ये 3 खंडों में रची गई है। पहला खंड में कवि अपने अकेलेपन के अनुभव के बारे में बताते हैं। यहाँ वे अपने प्रवासी होने की स्थिति को अस्वीकार करता है और कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, निर्जीव पत्थर नहीं जिससे भाग्य जहाँ चाहे उठाकर फेंक दे। दूसरे खंड में पत्नी जिस गांव में है वहाँ का पूरा सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण कवि के मानस स्थल पर उभरता है। इस परिचित व प्रिय वातावरण के सम्मोहन से कवि आंतरिक शक्ति संचित करता है। तीसरे खंड में वह अपने बचपन की याद करता, तरौनी के निवासियों के उपकार के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है और इसलिए तत्काल विदेश में अपनी उपस्थिति के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हुए मृत्यु की कल्पना करता है। इन तीनों खंडों के केंद्र में स्थित है कवि की पत्नी, जिसका सिंदूर तिलकित भार की स्मृति से कवि का स्वच्छंद चिंतन फूटता है। आपको इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करूँगी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।